कक्षा 12 भूगोल के प्रयोगात्मक कक्षा में आज हम अध्ययन करेंगे दंड आरेख। तो दंड आरेख बराबर चौड़ाई के कॉलम द्वारा खींचा जाता है। इस स्तंभ आरेख भी कहते हैं, इसे स्तंभ आरेख भी कहते हैं। दंड आरेख की रचना करते समय निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, दंड आरेख बनाने के लिए कुछ नियम है जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जो है दंड आरेख अच्छा बनेगा। वो नियम है, सभी दंडों अथवा स्तंभों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। सभी दंड बराबर अंतराल दूरी पर स्थापित होने चाहिए। दंडों को एक दूसरे से विभिन्न और आकर्षक बनाने के लिए रंगों अथवा प्रतिरूपों से छायांकित किया जाना चाहिए। तो दंड आरेख साधारण, मिश्रित अथवा बहु आरेखों के आंकड़ों के अनुरूप रचना की जाती है। तो देखते हैं दंड आरेख। सबसे पहले साधारण दंड आरेख को देखते हैं। एक साधारण दंड आरेख की रचना तत्काल तुलना के लिए की जाती है। चढ़ते और उतरते हुए क्रम में दिए गए आंकड़ा समूह को व्यवस्थित करना और चरों के अनुसार रचना करना उपयुक्त है। यद्यपि समय क्रम के आंकड़े समय अंतराल के अनुक्रम में प्रदर्शित किए जाते हैं। अब उदाहरण के लिए एक प्रश्न देखिए कि एक तालिका दी गई है जिसमें तिरुवनंतपुरम की वर्षा के आंकड़े दिए गए हैं और इन आंकड़ों के आधार पर आपको दंड आरेख की रचना करनी है। अब देखिए, आंकड़े इस तरह है कि मास दिया है, यानी महीना दिया है, 12 महीना दिया गया और उस 12 महीने में कितनी कितनी वर्षा हुई है ये दिया हुआ है। तो अब देखिए, हमें करना क्या है, हमें ग्राफ पेपर लेनी है और ग्राफ पेपर पर एक्स और वाई अक्ष बनाने हैं। अब ये देखिए, ग्राफ पेपर पर इस तरह आप जो है एक्स एक्सिस लेनी है, ये जैसा कि ये इधर बना, ये आपका एक्स है और ये वाई। तो अभी आपने पढ़ा था कि दंड आरेख बनाने के लिए जो दंड की चौड़ाई है वो सेम होनी चाहिए और दूसरा ये था कि वो बराबर दूरी पर बने हों। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है ग्राफ पेपर में खानों को सेलेक्ट करेंगे। तो एक खाने में आप जनवरी एक खाना फिर छोड़ देंगे, फिर फरवरी लिखेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर मार्च लिखेंगे, फिर उतने बड़ा कॉलम छोड़ करके फिर अप्रैल। इस तरह अंतर करते हुए आप एक्स अक्ष पर आप महीनों को लिख लेंगे और वाई अक्ष पर आप वर्षा सेंटीमीटर में दर्शाएंगे, जिसमें से 5-5 का अंतराल लेकर के आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ 0 हो गया, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। तो ये आप 35 और 40 तक आप यहाँ बनाएंगे क्योंकि हमारे आंकड़े जो है 35.6 तक है। अब हम आगे क्या करेंगे, जनवरी का पहले देखेंगे कि जनवरी में कितनी वर्षा हुई थी। तो जनवरी में 2.3 आपको सेंटीमीटर वर्षा दिया हुआ है। तो आप यहाँ 2.3 नापेंगे और वहाँ बिंदी बना करके पूरे कॉलम पर एक स्तंभ खड़ा कर देंगे और ये जनवरी का स्तंभ आपका बन गया। अब जैसे ये 0 से 5 है तो इनके बीच छोटे छोटे खाने होंगे। अगर इनके बीच 5 खाने हैं तो एक खाने की जो लंबाई होगी वो 1 सेंटीमीटर मानी जाएगी। और अगर इस 0 और 5 के बीच 10 छोटे कॉलम हैं तब एक छोटे खाने की लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी। इसी के आधार पर आप सेंटीमीटर में आप वर्षा की माप नाप सकते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जितने आंकड़े दिए हैं सब आप इसको नाप करके लिख करके और इस तरह आप स्तंभ को खड़ा कर लेंगे तो ये आपका साधारण दंड आरेख बन जाएगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न। अब इसमें दिया गया है उदाहरण 3.5 में जो तालिका दिया गया है उसमें 1991 से 2011 के मध्य भारत की दशकीय साक्षरता को दर्शाने के लिए उपयुक्त दंड आरेख की रचना कीजिए। अब देखिए, साक्षरता दर्शानी है तो साक्षरता ये होता है कि जब टोटल साक्षरता लेते हैं तो कुछ और होता है
पुरुषों की जब साक्षरता सिर्फ लेते हैं तो वो जो कुल साक्षरता है उससे ज़्यादा हो जाती है। महिलाओं का लेते हैं तो जो कुल साक्षरता है उससे कम हो जाती है। तो इसलिए इसके लिए जो दंड बनेगा वो अलग अलग ढंग से दर्शाया जाएगा, जिसको हम नीचे दिखा रहे हैं। जैसे आप साधारण दंड बनाए हैं तो साधारण दंड में जो है आपने महीनों का एक्स अक्ष पर आप महीने लिखे थे, और अब यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ष लिख लेंगे, और वाई पर आप साक्षरता प्रतिशत लिख लेंगे। अब आप देखेंगे कि 1951 में कुल साक्षरता दर क्या थी। ये पहले देखिए व्यक्तियों की साक्षरता दर। ये देखो हमने बताया था कि इंडेक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस इंडेक्स से ही पता चलता है कि हम इसमें हमने क्या बनाया है। तो देखिए पहले लिखा है व्यक्ति, तो चलो व्यक्ति यानी पुरुषों, मतलब व्यक्ति का मतलब होता है कि पूरी साक्षरता कितनी है। और पुरुष की साक्षरता देखिए इस कलर में दिखाया गया है, और स्त्रियों की इस तरह दिखाया गया है। तो चलो हम देखते हैं कि 51 में, अगर 1951 में देखें तो कुल जो साक्षरता थी 18.3 थी, 33, और पुरुषों की जो थी 27.16 थी, और जो स्त्रियों की जो साक्षरता थी वो 8.86 थी। अब इसी को हमें इसमें बनाना है। तो ये देखिए कुल 18.33 यानी देखो 10 है और 20 से एक खाना कम है। तो एक इसमें कॉलम कम है का एक ब्लॉक, तो इसका मतलब है कि इस 10 और 20 के बीच 10 खाने हैं, और एक खाने की लंबाई जो है इसमें 2 इकाई है। तो अब ये देखो एक खाना छोड़ दिया, 2 इकाई कम हो गई, तो 20 में से 2 इकाई कम हो गई तो 18 हो गया, और इसके 18.33 का ये फिगर यहाँ बना दिया गया। अब ये यहाँ बिंदी लगा करके और समान आप चौड़ाई का एक स्तंभ खड़ा कर लेंगे, और इसी से बिल्कुल जस्ट, आपको यहाँ छोड़ना नहीं है, जस्ट हम क्या करेंगे, पुरुष के आंकड़े को बनाएंगे। पुरुष कितना है 27.16, तो हम यहाँ देखिए 20 और यहाँ 30 से कम यानी 27 पर ये बनाए, और एक स्तंभ सेम मोटाई का स्तंभ हमने खड़ा कर लिया। इसी तरह फिर स्त्रियों का देख लेते हैं। स्त्रियों का 8.86 था, तो 8 देखो 10 के नीचे 8.86 का स्तंभ हमने खड़ा कर लिया। अब ये देखिए 3 स्तंभ एक साथ 1951 के खड़े हो गए। अब आप समान अंतराल, जो भी मान लो अगर एक ब्लॉक आप एक खाना छोड़ते हैं तो फिर एक खाना सब में आपको छोड़ना पड़ेगा, और इस तरह जो है आप हर वर्ष का कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता और स्त्रियों की साक्षरता को आप बना सकते हैं, और इसको आप बनाइएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं मिश्रित दंड आरेख। देखो मिश्रित दंड आरेख तब बनता है कि जब कई आंकड़े दिए हों और उन आंकड़ों को एक स्तंभ में बनाना हो, तो हम मिश्रित दंड का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए मिश्रित दंड का उदाहरण ये दिया हुआ है तालिका 3.6। तो इससे पहले मिश्रित दंड क्या है आप देख लीजिएगा। जब विभिन्न घटकों को तत्वों आबलिक चर के एक समूह में वर्गीकृत किया जाता है, अथवा एक घटक के विभिन्न चर साथ साथ रखे जाते हैं, उसका प्रदर्शन एक यौगिक दंड आरेख द्वारा किया जाता है। इस विधि में विभिन्न चरों को एक अकेले दंड में विभिन्न आयतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब उदाहरण के लिए आपके सामने दिया गया है कि भारत में जो बिजली का उत्पादन है मिलियन किलोवाट में, वो तालिका में दिया हुआ है। तो 2008, 9, 9, 10, 10, 11 में ऊष्मीय उत्पादन, जलीय विद्युत उत्पादन, नाभिकीय विद्युत उत्पादन और कुल विद्युत उत्पादन आपको दिया हुआ है। अब देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे। तो वो ग्राफ पेपर पर सेम वही चीज़ लेनी है। एक्स अक्ष पर आपको वर्ष दिया गया वर्ष आपको लिखना है, और वाई एक्सिस पे आपको अंतराल पर ये जो बिलियन किलोवाट है ये उत्पादन को आपको लिखना है। तो देखिए 100-100 का अंतर पर
यहाँ बना लिया 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। आप इसी तरह कॉलम, उचित कॉलम लेकर के आप इस तरह इसको बना देंगे। इसका बनाने का जो सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप जैसे 2008-9 का आप ले रहे हैं तो 8-9 में आप देख लीजिए कुल कितना है। तो ये है 741.2 बिलियन किलोवाट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पर 741.2 तो 741, 700 फिर 41.2 का एक जो है आप स्तंभ खड़ा कर लेंगे। फिर आप देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका है। तो ये देखिए ऊष्मीय ऊर्जा का उत्पादन 616.2 बिलियन किलोवाट है। तो हम सबसे पहले 616, देखिए 600 और ये 16, हम पहले ऊष्मीय विद्युत का उत्पादन को यहाँ दर्शा देंगे और इसको चाहे विभिन्न कलर से आप कर देंगे या विभिन्न प्रतीक जो भी आप उचित हो इसको कर देंगे। और यहाँ आप बाईं तरफ इंडेक्स बनाएंगे और इंडेक्स में आप जो है इसको आप लिख देंगे कि ये क्या है, ऊष्मीय। यहाँ आप ऊष्मीय, इसमें जो भी चिन्ह लिखेंगे या जो भी कलर लिखेंगे उस कलर को इसमें बना करके यहाँ लिखेंगे ऊष्मीय विद्युत उत्पादन। अब आप देखिए फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका 110.1। तो अब आप देख लीजिए यहाँ से आपको 110 यानी 6 से 700 के बीच आपका 100 हो गया और उससे 110 आप यहाँ जो है एक डिवाइड कर देंगे यहाँ से और इसमें आप कोई दूसरा रंग प्रयोग करेंगे और इसे आप लिखेंगे कि ये है हमारा जलीय विद्युत और इसको आप जलीय विद्युत लिख देंगे यहाँ। अब जो बचता है उसको आप किसी अन्य रंग या कलर से या प्रतीक से यहाँ इसको भर देंगे और वहाँ इसको यहाँ लिख देंगे कि ये नाभिकीय विद्युत उत्पादन है। तो इसी तरह आप 9, 10 और 10, 11